मैं ये नहीं खाऊंगा। तो क्या खाएगा बाबा की जान? आहद ने अरहम को अपनी गोद में लिया था। मैं जूस पीऊंगा। नहीं अरहम बेटा, खाली पेट जूस नहीं, पहले थोड़ा सा एग खा लो। हानिया ने अंडा उसके मुंह के करीब किया। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा मामा, गंदी। अरहम ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया था, जबकि उसकी हरकत पर दीजान और आहद हंसे थे। नहीं है आपकी मामा गंदी, अच्छी हैं। वो कल गुस्से में थी ना, आज अपने हाथों से खिलाएंगी अपने बेटे को। हानिया ने अरहम को आहद की गोद से लिया था और अपनी गोद में बिठाया। मामा सॉरी, फिर अरहम खाएगा। साफ मतलब था कि हानिया सॉरी बोले। अरहम की बात पर आहद का कहकहा गूंजा था, जबकि दीजान खुलकर मुस्कुराई। ओके बाबा, माँ सॉरी बोलती हैं, अब करो नाश्ता। हानिया ने फिर से अंडे का छोटा सा पीस अरहम के मुंह के आगे किया, जिसे उसने फौरन खा लिया। हैरत है, आज बाबा की जगह मामा नाश्ता करवा रही हैं अरहम को। बेटे से बड़ी मोहब्बत जाग रही है। सजल जो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी, आज पहली बार हानिया को अरहम से इस तरह मोहब्बत से बात करते देखकर हैरान हुई थी। जब भी उसके कान में कहती आगे बढ़ी थी और दीजान के साथ वाली चेयर पर आन बैठी थी। हानिया ने गुस्से से उसे घूरा था। शुरू से ही सजल को हानिया पसंद नहीं थी, सिर्फ अपने भाई की वजह से बर्दाश्त करती थी। आज सूरज कहाँ से निकल आया जो सजल मैडम इतनी सुबह सुबह उठ गई, वरना रोज तो बार बार जाकर उठाना पड़ता है। आहद सजल को देखते बोला। हाँ, हैरत तो हमें भी कम नहीं हो रही। दीजान ने भी आहद की हाँ में हाँ मिलाई थी। वो बस भाई, आंख खुल गई और आज यूनिवर्सिटी भी जल्दी जाना है, इसीलिए। सजल ने ग्लास में जूस निकाला था। उफ भाई, आज तो तब्दीली आ ही गई। यूनिवर्सिटी जाने का भी दिल चाह रहा है, वरना तो लोग पढ़ाई से दूर ऐसे भागते थे जैसे बिल्ली चूहे के पीछे। आहद ने कॉफ़ी का एक गट लिया। भाई जाए, मैं अब नहीं उठूंगी, आप खुद ही उठाना। सजल मुंह फुलाकर बोली। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा हूँ। आहद कहता अरहम का मुंह साफ करने लगा। अच्छी बात है, अब तुम खुद उठने की आदत डालो, बड़ी हो गई हो। दीजान सजल से बोली। ओके मेरी प्यारी दीजान, डाल लूंगी आदत। सजल ने अपने दोनों हाथ उनके गले में डाले थे और उनका गाल चूमा। अरे लड़की, ये बदतमीजी हमारे साथ ना किया कर। दीजान ने अपना गाल साफ किया, जबकि सजल मुस्कुराई। और बताओ, बहू का फोन आया या बदर बेटे का? जी दीजान, कल ही मेरी मामा से बात हुई, पापा गए हुए थे मीटिंग में। हाँ, बस यही है, इतना दूर रहता है और हमारी बहू को भी हमसे दूर रखता है। इतना बड़ा ऑफिस है, फिर भी दुबई में अपना ऑफिस संभालता है। दीजान फिर सोचकर गुस्सा हुई। उफ दीजान, आप गुस्सा ना हुआ करें, आपको तो पता है बाबा किसी की नहीं सुनते। हाँ हाँ, पता है तेरा बाप किसी की नहीं सुनता, मुझे कैसे नहीं पता होगा, माँ हूँ मैं उसकी। बदर दीजान का इकलौता बेटा था, वो सब दुबई में रहते थे। फिर बदर साहब को एक लड़की पसंद आ गई। दुबई में ही उन्होंने अपनी माँ की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान में ही उनकी 2 औलादें हुई थी, आहद और सजल। उन दोनों का यही रहा, कभी दुबई कभी पाकिस्तान। फिर जब आहद बड़ा हो गया तो बदर ने दुबई में ही उनके दोस्त हाशिम की बेटी हानिया से आहद की शादी करा दी। आहद बहुत खुश था, क्योंकि अक्सर बदर और हाशिम एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इसी वजह से आहद हानिया से मिलता। कब उसके दिल में फीलिंग जागी पता ही नहीं चला, पर माँ बाप की आंखों से कुछ छुपा नहीं रहता। इसीलिए बदर ने अपने बेटे आहद का रिश्ता हानिया के लिए मांगा। हानिया ने खामोशी से हाँ कर दी, जिसकी वजह से उन दोनों की दुबई में ही शादी हो गई। और फिर बदर ने आहद, दीजान, हानिया और सजल को पाकिस्तान भेज दिया। खुद भी महीने में चक्कर लगा लेते। शादी के बाद आहद के लिए हानिया की मोहब्बत कब इश्क में बदल गई पता ही नहीं चला। पाकिस्तान में ही आहद का एक बेटा अरहम पैदा हुआ। सब बहुत खुश थे, सिवाय हानिया के, जो ज़्यादा खुश नहीं थी। अरहम अभी 3 साल का ही था जब हानिया एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई, पर इस बार उसे ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। वो बचपन से अपने कज़न को पसंद करती थी, पर जब हानिया ने बताया कि उसका रिश्ता आया है, तुम रिश्ता भेज दो, पर उसके कज़न ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। हानिया को मजबूरन शादी करना पड़ी, पर दिल में हमेशा उसका कज़न ही रहता था। अब वो पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान आ गया था और हानिया को लेकर लंदन जाना चाहता था। हानिया भी अपना बसा बसाया घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, खुद से ज़्यादा उसके चाहने वाला शोहर छोड़कर अपने कज़न के साथ जाना चाहती थी। न जाने अब क्या होने वाला था, अब कौन सा गेम खेलने लगी थी हानिया। ओहो, तो जनाब इतने आराम से बैठे हैं।
सजल दूर से समीर को देखने लगी जो सुबह के वक्त शॉप खोलकर आराम से कुर्सी पर बैठा था। अभी बताती हूँ। सजल जल्दी से कार से उतरी थी और अपने बाल से पिन निकाल कर टायर की हवा फूंकी वो अपना कारनामा अंजाम देकर हाथ झाड़ कर उठी थी और सीधा सड़क पर चलने लगी। वो सुनिए समीर जो खामोशी से बैठा था फिर से कल वाली आवाज सुनकर मुस्कुराया। उफ, तुम्हें अभी भी चैन नहीं है, यहाँ भी आ गई तंग करने, रात भर वैसे ही सोने नहीं दिया। समीर बुड़बुड़ाया। ओह हेलो, होश में हो या पी हुई है, खुद ही मुस्कुरा रहे हो। सजल तो पहले हैरान हुई उसकी हरकत पर, फिर उसे देखकर बोली जी। समीर जो समझता था ख्याल है अपने सामने उसे खड़े देखकर हैरान परेशान हुआ। आपको क्या, मैं हंसूं या रोऊं, कुछ भी करूं मेरा मुंह है, आपका कोई काम, आपको कोई काम। समीर उसे देखकर संभल कर बोला, वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, प्लीज आप उसे देख लें। सजल मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, आपकी रोज कार खराब हो जाती है क्या? समीर बुड़बुड़ाया। क्या? कुछ नहीं, बताई कहाँ है कार? वो वहीं खड़ी है। सजल आंखें छोटी किए बोली, बशीरे तू देख ले, मैं अभी आया। चलिए। समीर सामान उठाता बच्चे से कहता उसके पीछे गया। अब देख लें आपकी कार में कोई और खराबी तो नहीं निकल आएगी। समीर हाथ झाड़ता उस पर तंज करता पीछे हटा। वो नहीं, ठीक है, ये लें आपके पैसे। सजल ने इस बार खामोशी से उसे पैसे दिए थे। मैं चलता हूँ, समीर कहता जाने लगा। वो सुने जी, मेरी कार अक्सर ख़राब हो जाती है और अगर कभी मैं दूर हुई तो मसला हो जाएगा, आप अपना नंबर दे सकते हैं? सजल उंगलियां चटखाती बोली। तो वहाँ और कोई भी शॉप होगी, अगर नहीं हुई तो? वो मेरा मतलब है कभी ऐसा होता है ना, बहुत दूर होती हूँ तो मैं आपको कॉल करके आराम से बुला सकती हूँ। सजल ने दांत दिखाए। अच्छा लिखे नंबर। समीर कुछ सोचता हुआ अपना नंबर बताने लगा। पहले तो सजल हैरान हुई, सच में वो नंबर दे रहा है। फिर जल्दी से अपना मोबाइल निकालती नंबर लिखने लगी। आपका नाम क्या है? जी। समीर हैरान हुआ। वो नंबर सेव करना है ना? सजल ने दांतों तले जबान दबाई। मेरा नाम समीर है, और आपका? समीर ने एक नज़र उसे देखी। मेरा नाम सजल है। चलिए मैं लेट हो रही हूँ, फिर मिलते हैं। आप, मेरा मतलब है कार खराब हुई तो फिर मिलेंगे। सजल कहती हुई जल्दी से कार में बैठी थी। वो अब नहीं चाहती थी कि जुबान से कुछ होल फोल निकले, जब ही वहाँ से भाग गई। पागल लड़की। वो उसे देखकर हंसा था। ये क्या खा रही हो? आहत ने हाथ बढ़ाकर गोलियों की शीशी हानिया के हाथ से ली थी। वो ज़रूरी फाइल भूल गया था, वही ऑफिस से लेने आया था, पर कमरे में आते ही हानिया को स्लीपिंग पिल्स खाते देखकर गुस्से में आया। वो हाँ, ये कौन सी मेडिसिन है? मैं तो अपनी दवाइयाँ खा रही थी। ये कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। हानिया उसे इस टाइम घर में देखकर हैरान हुई थी। सुमेरा, आहत ने नौकरानी को आवाज़ दी थी। जी साहब। सुमेरा जल्दी से आहत के कमरे में आई थी। दवाइयाँ तुम देती हो ना हानिया को? आहत एक नज़र हानिया को देखकर सुमेरा से बोला। जी मैं देती हूँ साहब। सुमेरा नज़रें नीचे किए बोली। अभी किसने दी थी फिर दवाई? आहत चलता हुआ सुमेरा के पास आया। जी साहब, वो मैंने ही दी थी। सुमेरा घबराई। तो फिर ये मेडिसिन ये भी तुमने दी थी? आहत ने शीशी सुमेरा के आगे की। वो नहीं साहब, ये तो मैंने नहीं दी। सुमेरा गोलियों को देखकर घबरा कर हैरान हुई। सुना हानिया, क्या कहा इसने कि इसने नहीं दी, और तुम्हें यही दवाइयाँ देती है? अगर इसने नहीं दी तो तुम्हारे पास कैसे आई? आहत चीखा। सुमेरा अपनी जगह से उछली थी, जबकि हानिया के हाथ पैर फूले थे। सुमेरा तुम जाओ। आहत पीछे मुड़कर सुमेरा से बोलता हानिया की तरफ आया था, जबकि सुमेरा उल्टे पैर दबाकर फरार हुई थी। हानिया, क्या चीज़ हो तुम? मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे से पेश आऊँ। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें हिट करूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ही तकलीफ होती है। आहत हानिया को देखता बेबसी से बोला। आहत, सॉरी, माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगी प्लीज़। हानिया दीवार से जा लगी थी। मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो जाता। आहत ने होंठ दांतों से कुचला था। वो तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ। अब नहीं करूँगी ऐसा। हानिया शर्मिंदगी से बोली। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। दवाई मैं खुद आकर अपने हाथों से तुम्हें खिलाकर जाऊंगा। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। नाश्ते से लेकर रात का खाना तक तुम इसी कमरे में खाया करोगी। सुन लिया तुमने? आहत उंगली से वार्न करता कमरे से निकला था, और जाते वक्त कमरा लॉक करना नहीं भूला था।
نہیں आहत, तुम मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते। सुना तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आहत, दरवाज़ा खोलो। कोई है? कोई सुन भी रहा है मेरी बात या नहीं? दरवाज़ा खोलो। हानिया ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा था। आप सब सुन लें, ये दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं कह देता। आहत सबसे कहता घर से बाहर निकला था। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता उसे सख्त ही बना रहना था, वरना वो बच्चे के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हानिया गुस्से से आकर बेड पर लेटी थी और बेडशीट अपनी मुट्ठियों में दबोची थी। अब हम क्या करेंगे यार? मुस्कान एक नज़र सज्जल को देखती बोली। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात हो रही है, आसपास भी कोई नहीं है। सज्जल को भी अब खौफ आ रहा था। यार मेरी मामा तो इंतज़ार कर रही होंगी। मुस्कान रोती शक्ल बनाकर बोली। चुप कर जाओ, हर जगह रोने ना बैठ जाया करो तुम्हारी कार जब बेकार थी तो लेकर क्यों आई थी? सज्जल ने घूरी से नवाजा। मुझे नहीं पता था कि ये खराब हो जाएगी। मुस्कान ने आसपास देखा, जहाँ सिर्फ सन्नाटा था। हल्की हल्की कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, पूरी रात यहीं गुजारो। भाई को कॉल कर रही हूँ पर वो उठा ही नहीं रहे, और ना घर का फ़ोन कोई उठा रहा है। सज्जल एक नज़र मोबाइल को देखते बोली। तो कोई और नहीं है क्या यार? प्लीज़ कुछ करो। हाँ रुको 1 मिनट। सजल ने जल्दी से नंबर डायल किया था। समीर जो बिस्तर पर लेटा उस पागल लड़की की बातें सोच रहा था, मोबाइल की बेल पर अपनी सोचों से बाहर निकला। स्क्रीन पर नया नंबर देखकर कॉल रिसीव की, जबकि दूसरी जानिब से किसी लड़की की आवाज़ पर चौंक कर बिस्तर से उठा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? समीर नासमझी से बोला। आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, पर इतनी रात को वो कैसे कॉल कर सकती थी? वो मैं सज्जल, प्लीज़ आप इस जगह आ जाइए प्लीज़, यहाँ बहुत सन्नाटा है, कोई भी नहीं है और अंधेरा भी इतना हो रहा है। मेरी कार ख़राब हो गई है, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। सज्जल एक ही सांस में बोली थी। 1 मिनट, पहले तो आप ये बताइए मैं आपको कोई पागल लगता हूँ? रोज़ आपकी कार ख़राब हो जाती है, रोज़ उसे अपनी दुकान तक खुद लाओ फिर ठीक करो, ऊपर से आप पैसे भी नहीं देती हैं। और सॉरी, मैं इस टाइम कहीं नहीं आ सकता। समीर ने कहते ही कॉल कट कर दी। प्लीज़ मैं मजाक नहीं कर रही, आज सच में हमारी कार ख़राब हो गई है, प्लीज़ यहाँ आ जाएं। मेरे भाई भी कॉल पिक नहीं कर रहे। आप जितने पैसे बोलेंगे हम देने को तैयार हैं। इस दफ़ा सजल बेबसी से बोली। ओके, आप एड्रेस सेंड करें, मैं आता हूँ। और सुने, गाड़ी में बैठ जाएं और विंडो लॉक कर लें। जब तक मैं ना आऊँ कार से बाहर मत निकलना। समीर ने कहते ही कॉल कट की थी और जल्दी से बिस्तर से उठा। पागल खड़ूस, पहले कितनी सुना रहा था, अब कैसी फिक्र कर रहा है। सजल खुद से बोलती मुस्कुराने लगी। क्या हुआ सजल? मुस्कान उसे अकेले अकेले मुस्कुराते देखकर बोली। कुछ नहीं, चलो बैठो कार में, मैंने बुलाया है किसी को, वो ठीक कर देगा हमारी कार। सजल कहती कार का दरवाज़ा खोलती, खुद भी बैठी थी। अभी उन्हें बैठे 15 मिनट भी नहीं हुए थे जब कोई बाइक उनके करीब आई। सजल एकदम से कार से उतरने लगी, जब उसकी बात याद आने पर रुकी। जब तक मैं ना आ जाऊं कार से बाहर नहीं निकलता। जी बाहर आए। समीर अपनी बाइक साइड पर करता उनकी कार का शीशा नॉक करते बोला। उसकी आवाज़ पर सजल के साथ साथ मुस्कान भी बाहर आई थी। क्या हुआ गाड़ी को? समीर दोनों को एक नज़र देखता गाड़ी को देखने लगा। पता नहीं, हम पार्टी से घर जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते ही बंद हो गई। प्लीज़ आप सही कर दें, हमें घर जाना है। सजल उसके पूछते ही जल्दी से बोली। समीर ने एक नज़र उसे देखा, जो ब्लैक कलर की शर्ट में, जिसकी आस्तीनें बिल्कुल ही गायब थी, दुपट्टे का नामो निशान नहीं था, और ब्लैक की पैंट पहने बाल खोले उसी को देख रही थी। उसका हुलिया देखकर उसकी दोस्त पर नज़र डालने की उसने जहमत तक नहीं की थी। न जाने गुस्सा किस बात पर आया था, जब ही गुस्से से कार को ठीक करने में लगा था। जी अब चलाकर चेक कर लें। करती हूँ चेक। सजल जल्दी से गाड़ी में बैठी और कार स्टार्ट की, जो अब ठीक हो चुकी थी। क्या खराबी हो गई थी? सजल गाड़ी से बाहर निकली और मुस्कान को बैठने का इशारा करते खुद समीर के करीब आई। कुछ नहीं, तार निकल गया था। समीर अपनी नज़रें ज़मीन पर गाड़े बोला। सजल ने अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर उसे दिया, जिसे समीर ने खामोशी से लिया, क्योंकि वो उन लड़कियों की वजह से अपनी नींद खराब करके इतनी दूर आया था। अब मैं चलता हूँ, रुकिए ज़रा। मुस्कान तुम जाओ, मुझे समीर छोड़ देंगे। सजल ने थोड़ा ऊंचा मुस्कान को बोला, जबकि मुस्कान आंखें बाहर किए उसे देखने लगी, जो उस मैकेनिक के साथ बाइक पर जाएगी। आप मुझे घर छोड़ देंगे या अपने घर? ये अपने घर चली जाएगी। माफ़ कीजिएगा,
لیکن میں آپ کو اپنی بائک پر لے کر نہیں جا سکتا۔ اس بائک پر میری امی اور صرف میری بہن بیٹھ سکتی ہیں۔ سمیر اسمائل پاس کرتا اسے بولا۔ پر کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ سجل ناسمجھی سے بولی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہوگا لیکن مجھے ہے۔ اور سمیر یہ کہتے ہی اپنی بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ دیکھنا میں آپ سے جائز تعلق بنا کر رہوں گی، سجل چیخ کر بولی تھی۔ آپ کے اور میرے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، یہ آپ کی صرف وقتی فیلنگ ہے۔ آپ بہت امیر ہیں، ہم غریبوں کا گھر آپ کو بھائے گا بھی نہیں، سمیر کہتا جا چکا تھا جبکہ سجل پیر پٹکتی کار میں بیٹھی۔ سجل یہ سب کیا ہے؟ پلیز یار خاموشی سے گاڑی چلاؤ، دیر ہو رہی ہے، گھر جانا ہے، سجل غصے سے کہتی اپنا منہ ونڈو کی طرف کر چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد، پلیز کچھ تو بتائیں، کیسی ہے میری وائف؟ آج نرس کے پاس آیا تھا، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کی وائف کا ابھی آپریٹ ہو رہا ہے۔ نرس اسے کہتی آپریشن تھیٹر کے اندر گئی تھی، جبکہ آہد پریشان ہوا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پتر حوصلہ رکھو، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ دی جان دیکھیں یہ ڈاکٹر ابھی کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ہانیہ ٹھیک تو ہے نا؟ آہد دی جان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پتر ٹھیک ہوگی بہو رانی، اور تمہارا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا۔ سچ میں دی جان، آہد نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن وہ بہت کمزور ہے۔ اور میری وائف؟ آہد ڈاکٹر کے سامنے آیا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹر مسکرا کر کہتی جا چکی تھی، جبکہ آہد دی جان کو مسکراتا دیکھ کر ان کے قریب چلتا ہوا آیا۔ مبارک ہو دی جان۔ آہد خوشی کے مارے لال ہو رہا تھا، پورا چہرہ دمک رہا تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو پتر، تم گھر فون کر کے سجل کو بتاؤ، وہ کب سے ارحم کو سنبھالتی پریشان ہو رہی ہوگی۔ جی میں بتا دیتا ہوں۔ اور ہاں پتر، نسیمہ اور بدر کو کال کر کے بتاؤ، وہ دونوں بھی کب سے پریشان ہیں، بار بار کال کر رہے ہیں۔ جی میں بتا دیتا ہوں دی جان۔ آہد نے پہلے سجل کو کال کی، پھر اپنی ماں کو کال لگا کر انہیں مبارکباد دے کر دی جان کے ہاتھ میں موبائل دے کر پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ آہد ہانیہ کے ماتھے پر لب رکھتا مسکراتا ہوا بولا۔ جی ٹھیک، ہانیہ پھیکا سا مسکرائی۔ تھینکس جان، ایک بار پھر تم نے مجھے اتنا اچھا گفٹ دیا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ نے ہمیں پھر سے بیٹے سے نوازا ہے۔ آہد مسکراتا ہوا جھولے کی طرف آیا۔ دیکھو کتنا پیارا ہے۔ جھولے سے بچہ اٹھا کر وہ اپنی گود میں لیتا ہانیہ کی طرف آیا۔ دیکھو کتنا پیارا ہے، بالکل تم پر گیا ہے۔ آہد بچے کے گال پر اپنے لب رکھتے بولا۔ پلیز آہد، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں۔ ہانیہ دوسری طرف منہ کرتے بولی۔ دیکھ تو لو جان، پلیز آہد۔ اوکے میں جاتا ہوں۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا پر ابھی تک ہانیہ نے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بچہ بیڈ پر لیٹا تھا جب آہد نسیمہ سے ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد بچے کی تصویریں سینڈ کرتا کمرے میں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو ہنی؟ کہاں جا رہی ہو؟ تم بھول گئے، تم نے بولا تھا نا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تم مجھے طلاق دے دو گے۔ ہانیہ آہد کو دیکھتے بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی ہمارا بچہ کتنا چھوٹا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی ہمارا بچہ کتنا چھوٹا ہے اور میں کیسے طلاق دے دوں تمہیں؟ نہیں دے سکتا طلاق میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ہانیہ۔ آہد بے بس ہوا۔ ٹھیک ہے، مت دو تم مجھے طلاق، میں خلا لے لوں گی۔ سنا تم نے؟ ہانیہ حلق کے بل چیخی۔ ہانیہ پلیز مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، پلیز، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ یہ گھر، یہ گاڑی، سب کچھ جو چاہیے وہ لے لو، پر پلیز ایسا نہ کرو۔ آہد نیچے بیٹھا تھا اور ہانیہ کے پیر پکڑے تھے۔ بند کرو آہد یہ ڈرامہ، آج میں کسی صورت نہیں رکوں گی۔ تم نے کہا تھا نا بچہ دے کر جانا، لو دے دیا بچہ، اب تو جان چھوڑ دو میری۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھ آہد کے آگے جوڑے تھے اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ دیکھو ہمارا بچہ، تم نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا جب سے گھر آیا ہے، یہ کتنا معصوم ہے نا، دیکھو بالکل تم پر گیا ہے۔ آہد بستر میں لپٹا بچہ جو اپنے جھولے میں سو رہا تھا اسے اٹھا کر ہانیہ کے سامنے لایا۔ نہیں دیکھنا مجھے، اپنے پاس ہی رکھ لو اسے، میں اس بچے کو بھی تمہیں ہی دے رہی ہوں، بس ایک احسان کر دو مجھ پر، جانے دو مجھے۔ ہانیہ بنا بچے کو دیکھے ہینگر سے کپڑے نکالنے لگی۔ کیسی ماں ہو تم؟ لوگ تو اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہیں اور تمہیں تو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں جنہیں تم اتنے آرام سے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ بتاؤ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ پیسہ، گاڑی، سکون، آرام، نوکر چاکر،
क्या नहीं है यहाँ, बोलो। आहद ने बच्चे को बेड पर लेटा कर हानिया को कंधे से पकड़कर अपने सामने किया था। आज आहद की बस हो गई थी। प्यार से, डांट से, गुस्से से, हर तरह से कोशिश कर ली थी कि वो रुक जाए, पर ये किस किस्म की औरत थी? माँ थी। हर औरत अपना घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं सह लेती, और ये औरत इतने आराम और चैन वाली जिंदगी छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। अरे भाई, नहीं चाहिए पैसा, गाड़ी, बच्चे, मुझे बस अपनी मोहब्बत चाहिए, सुना तुमने? हानिया हैंगर फेंक कर उसके सामने आई थी। दीजान जो अरहम को संभाल रही थी, शोर की आवाज़ से आहत के कमरे में आई थी। बताओ, कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सा ऐसा दिन जब तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने तुम्हें मोहब्बत नहीं दी? कब ऐसा फील हुआ? मैं पागल का बच्चा तुम्हारे पीछे लगा रहा, तुम्हारी एक एक चीज़ का ख्याल रखा, तुम्हारे कपड़ों से लेकर बालों के शैम्पू तक का ख्याल रखा, और तुम्हें अब भी अपनी पुरानी मोहब्बत की पड़ी है। मेरे लिए ना सही, बच्चों के लिए ही यहाँ रुक जाओ। कसम खाता हूँ, कभी तुम्हें नहीं देखूंगा, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, पर इन बच्चों को माँ की ममता से महरूम ना करो। ये नन्ही सी जान जिसको तुमने अपने सीने से लगाना तो दूर, इसे देखा भी नहीं, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। कैसे रहेगा ये तुम्हारे बगैर? आहद हलक के बल चीखा था, जबकि अरहम दीजान की टांगों में चेहरा छुपाए रो रहा था। मैं तो चाहती ही नहीं थी ये बच्चा, और मैंने तो तुमसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से की थी। मैं तो सोच रही थी बहुत जल्द तुम मुझे छोड़ दोगे, पर तुम हो कि किसी अल्फी की तरह चिपक गए। आज मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगी। बाहर वो खड़ा है, मुझे जाना है। हानिया ने बैग की जिप बंद करके बैग को नीचे रखा। आहद ने नम आंखों से उसे देखा था। उसे आज से औरत जात से ही नफरत होने लगी थी। अब उसकी नज़र में सब लड़कियां एक जैसी थीं, धोखेबाज। बेड पर लेटा बच्चा अब रोने लगा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आहद की जुबान लड़खड़ाई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आहद के लब कपकपाए। शुक्र है हानिया ने अपने दोनों हाथ मुंह पर फेरे, जबकि दीजान ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे। आज से तुम्हारा इस घर से और मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अब कभी पलटकर मेरे बच्चों की तरफ देखना भी नहीं। ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं। हाँ, नहीं देखूंगी। हानिया बैग उठाती आगे बढ़ने लगी। माँ, मैं जाऊंगा। अरहम रोता हुआ हानिया के पैरों से लिपटा। अरे हटो, इतनी मुश्किल से तुम्हारे बाप से जान छुड़वाई है। हानिया अरहम को धक्का देती गेट तक गई थी। कई आंसू आहत की आंखों से बहे थे, और वो टूटी बिखरी हालत में दीजान के गले लगकर चीख चीख कर रोया था। साथ साथ पूरे कमरे में बच्चों की रोने की आवाज़ें थी, पर उस जालिम औरत ने पलट कर भी नहीं देखा था उन्हें।